क्या इंडिया में चाइना को पिछाड़ने की ताकत है? जय हिंद दोस्तों। भारत और चीन के आपसी संबंध तो जग जाहिर है। भारत बातचीत के अंदर चाइना के खिलाफ गुस्सा और चाइना को आर्थिक रूप से पिछाड़ने की उम्मीद कई सालों से मौजूद है। ऐसे में चाइना को पीछे छोड़ने में भारत को कितना वक्त लगेगा, ये हम सबका सवाल है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। दोनों ही देशों के इकोनॉमिक सिनारियो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे समझने के लिए इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत है। लेकिन हमने इस वीडियो के ज़रिए दोनों ही देशों के ऑटोमोबाइल सेक्टर के ज़रिए दोनों ही देशों के इकोनॉमिक सिनारियो को समझने की कोशिश की है। दोस्तों, एक वक्त था जब इंडिया और चाइना दोनों ही देश लगभग हर मामले में एक बराबर थे, लेकिन चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करके दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, वही इंडिया सर्विस सेक्टर को प्रमोट करके दुनिया का टेक हब बन गया। लेकिन आज के इस दौर में जब चाइना इंडिया को सर्विस और टेक सेक्टर में कंपटीशन दे रहा है, ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितनी टक्कर दे पा रहा है। डेटा की अगर माने तो ये 2023 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर था, जिसने अकेले 27 मिलियन गाड़ियाँ प्रोड्यूस की थी। वही दूसरी ओर इंडिया ने उसी साल केवल 5.5 मिलियन गाड़ियाँ प्रोड्यूस की थी और चाइना, यूएसए, जापान के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर था। टॉप में इंडिया का नाम देख के मेरी तरह आपको भी गर्व जरूर महसूस हुआ होगा। लेकिन अगर आप एक नज़र बात फरमाएं तो चाइना ने इंडिया के मुकाबले लगभग 5 गुना गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा गैप है। हाँ, इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से इंडिया में इम्पोर्ट काफ़ी कम रहा, लेकिन कार्स कंजम्पशन अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में कार्स की डिमांड भी काफ़ी कम रही। चाइना में ऑटोमोबाइल कंजम्पशन जहाँ 30 मिलियन था, वही इंडिया का ऑटोमोबाइल कंजम्पशन सिर्फ 4 मिलियन था, जिससे पता चलता है कि कार्स की डिमांड स्टिपुलेट करना भी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर के जरिए दोनों देशों का कंपैरिजन देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी इंडिकेट करता है, और इंडिकेशंस इंडिया के फेवर में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। कार्स की अफोर्डेबिलिटी एक देश के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से शोकेस कर सकता है। लगभग सेम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया में कार्स की डिमांड 7 टाइम्स कम थी, जिससे पता चलता है कि आज भी इंडिया में कितने सारे लोगों के लिए कार एक लग्जरी बनकर ही है। इनकम के अलावा रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक, टैक्स पॉलिसीज एक बार के लिए मेजर कंसर्न रहती हैं, और नेशनल हाईवेज की कंडीशन भले ही काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी भी काफ़ी कम बाकी है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ तेज़ बारिश होने पर सड़क के बीचों बीच 20 फीट बड़ा क्रेटर आ जाता है। अब आप ही मुझे बताइए, जब देश की कैपिटल की हालत है तो बाकी शहरों की क्या हालत होगी? सड़क पर ट्रैफिक कितना कि गुड़गांव, बेंगलुरु की रोड कम, पार्किंग लॉट ज़्यादा लगते हैं। इन सब के बाद जब मुंबई, पुणे में अमीर आदम के लड़के सड़क पर चींटी खेलते रहेंगे तो ये सवाल उठता ही है कि क्या इंडिया में लोग गाड़ी चलाना डिजर्व करते भी हैं? ऐसे में दोस्तों, अगर इन सारी बातों का एक निचोड़ निकाला जाए तो ये पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ हाईवे बनाने से काम नहीं चलने वाला। अगर चाइना को टक्कर देनी है तो इंडिया में एक नेशन वाइड रिवॉल्यूशन लाना पड़ेगा, क्योंकि रिफॉर्म से अब काम नहीं ही चल रहा। लेकिन क्या गवर्नमेंट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ये हार्ड स्टेप्स लेने को तैयार है? क्या गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन के ऊपर काम कर रही है? आखिर कितने वक्त बाद हम सब ऑटोमोबाइल सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बन पाएंगे? ये हमारा सवाल है।